गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा सेकंड टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट टॉपिक हमने किया था ना, आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का जो फर्स्ट लेक्चर है मॉर्फोलॉजी पूरा अपलोड किया जा चुका बहुत पहले ही। किसी कारण से थोड़ा लेट हो गया लेकिन कोई बात नहीं, अभी एनाटॉमी लोड करें हम लोग। ठीक है, अभी अपन लोग क्या करेंगे, एनाटॉमी का 3 टॉपिक अपलोड करेंगे। डाइजेशन पढ़ेंगे, रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे और सर्कुलेटरी पढ़ेंगे हार्ट का। इसके बाद का जो 3 टॉपिक है नर्वस सिस्टम, ये सब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, थर्ड लेक्चर। मतलब 3 लेक्चर में पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। और हमने इस बात का ध्यान रखा है, बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर है, बच्चे को लगता है कि सर लेक्चर तो बहुत लंबा हो गया, 2-3 घंटे का चला गया तो नहीं मन लगता है पढ़ने में, इसलिए हम लोगों ने हाफ आवर का 3 लेक्चर अपलोड किया है। आपको भी आसान होगी पढ़ने में। क्या, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पे यशोभूमि प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ है, तो इसमें क्या है ना, एक बहुत अच्छी चीजें की गई। मतलब जैसे पहले क्या होता था कि बच्चे लोग घर पे रहते थे, घर से आते थे कोचिंग में यार, फिर क्या है ना कि कोचिंग में पढ़ाई हो गया, घर पे गए और घर पे जाने के बाद पता चला कोई फ्रेंड आ गया, कभी कोई मम्मी आ गई, कोई मौसा आ गया, कोई नानी आ गई, कोई चाची आ गई, तो उसमें डिस्टर्ब हो जाता था पढ़ाई। इसलिए ऐसा प्रोग्राम चलाया गया है डीएसपी विनय सर के द्वारा, और इनके नेतृत्व में विकास वैभव सर जो है, जो आईपीएस है, इनके नेतृत्व में ऐसा एक प्रोग्राम चलाया गया, रेसिडेंशियल प्रोग्राम को चलाया गया है। ठीक है, जहां पे बच्चे को इसी हॉस्टल में रखते हैं, यहीं पे रखते हैं हम लोग, और बच्चे को पूरा हम लोग मतलब पूरा केयर करते हैं उसका कि कैसे पढ़ना है। यहाँ पे टीचर अवेलेबल रहते हैं, मॉर्निंग से 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक सारे टीचर सारे फैकल्टी अवेलेबल रहते हैं, और बच्चे को कभी भी कोई डाउट होगा वो डिस्कस कर सकते हैं। प्लस लाइब्रेरी फैसिलिटीज के साथ सारी फैसिलिटी अवेलेबल है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि इससे एक फायदा देखने को मिला कि ऐसे बच्चे जिसने कभी सोचा ही नहीं यार कि रिजल्ट होगा, उधर का भी रिजल्ट हो रहा है। तो कुछ बच्चे ऐसे आए थे जिनको लगा कि सर मेरा रिजल्ट नहीं हो सकता है, सर मैं क्या करूं। तो यह एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा फायदा है बच्चे को कि आप यहीं पर रह करके यहीं पर पढ़ते हो। 2 साल का तो मेहनत है और 2 साल के बाद आपको अच्छे से रिजल्ट होगा। ठीक है ना बेटा, तो हम लोग जो है सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी का। ठीक है, ये सारे रिजल्ट देख लो आप, है ना, ये सारे रिजल्ट है। और कुछ करंट रिजल्ट ये देखो यहाँ पे आप, ये जेई एडवांस के, नीट का रिजल्ट तो भी आना बाकी है ना, ये सब रिजल्ट हो गया आपका। ठीक है, चलो हम देखते हैं हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। देखो यहाँ पे अगर हम इसके बारे में समझे बेटा, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आता है कि सर एनाटॉमी का मतलब क्या है। पहले ये समझो आप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाटॉमी। तो एनाटॉमी का मतलब क्या हो गया, अगर हम किसी एनिमल को ले लेते हैं, मान लो क्या करो कोई एनिमल है, ठीक है, उस एनिमल के को हम काटते हैं, बीच से काट दी, काटने के बाद उसके बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसी को एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो हम अभी मॉर्फोलॉजी देखे थे, तो एनाटॉमी में हम क्या करेंगे, एनिमल को ऐसे काटेंगे, खुल गया। अब इसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में, तो वो सारा चीज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एनाटॉमी का मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग क्या करेंगे बेटा, पढ़ेंगे हम यहाँ पे। तो देखो इसके अंदर हम लोग कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस देखिएगा कैसे कैसे। सबसे पहला डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। दूसरा हम लोग क्या करेंगे बेटा, बोलो, रिस्पायरेटरी सिस्टम। दूसरा जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। तो थर्ड टॉपिक क्या हो गया आपका, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, और इस सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग इसी में हार्ट और ब्लड दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके बाद कौन आ जाएगा हमारे पास, नर्वस सिस्टम आ जाएगा, नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग। इसके बाद आ जाएगा बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग।
इसके बाद क्या आएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। ये टोटल 6 टॉपिक इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है। तो आज के इस लेक्चर में आपको हम क्लियर कर दें, ताकि मेरे बच्चे को ये क्लियर हो जाए कि इस लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में हम कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो ये तीनों टॉपिक है बेटा, ये तीनों है ना। बाकी ये जो तीनों टॉपिक है ये थर्ड लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग, थर्ड लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यही तीनों टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो देखो अब यहां पे ये आपके एनसीईआरटी में ये फिगर दिया हुआ, हम लोग अपना फिगर बनाएंगे, है ना, जो बहुत आसान होगा, जिससे आपका सारा नीट का क्वेश्चन बन जाएगा। ये एनसीईआरटी का फिगर इसलिए हमने दिखाया ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन अभी नीट में अगर दे दे आपको, तो कोई ऐसा ना लगे यार ये क्या दे दिया, हमने तो कभी देखा ही नहीं, है ना। तो देखो यहाँ पे ये आपका जो दिया है, इसको फ्रॉग को काटा हमने, इसमें सारा चीज दे दिया। तो देखो कैसे, सबसे पहले क्या है, इसके अकॉर्डिंग अगर चलिए ये हार्ड पार्ट आ दो बेटा, ये तो हम आगे पढ़ेंगे, ध्यान से चलते हैं। देखो इसोफेगस इधर बना दिया है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है ना, ये यहां पर दे रखा है, ये वाला, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा वो समझना, एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग में अपना फिगर हम बाद में बनाएंगे, पहले हम समझते हैं इसके अकॉर्डिंग। जैसे कोई फ्रॉग है मान लो, तो फ्रॉग का जो टंग है वो बाइलोब्ड टंग होता है, हमने डिस्कस करा है पहले भी। तो वो क्या करेगा, बाइलोब्ड टंग से पहले इंसेक्ट को पकड़ लिया, तो इंसेक्ट को पकड़ा तो पता चल गया कार्निवोरस है, ये इंसेक्ट खाता है। और जो कार्निवोरस होते हैं इसके इंटेस्टाइन शॉर्ट होते हैं, छोटे इंटेस्टाइन होते हैं, ठीक है ना। हर्बीवोरस एनिमल का इंटेस्टाइन लंबा होता है, अपन लोग हर्बीवोरस है। अब कोई कहेगा सर हम तो मांस भी खा लेते हैं, वो अलग बात है, खा लेते हैं यार, बट अब खाने का तो यार मेढक भी खा लेता है, सांप भी खा लेता है, चूहा भी खा लेता है, लेकिन हम लोग जो है वो क्या है, हर्बीवोरस है, खाते हैं जानबूझ करके मांस। लेकिन जो प्रॉपर कार्निवोरस एनिमल है उनके इंटेस्टाइन शॉर्ट होते हैं, छोटे इंटेस्टाइन होते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो फ्रॉग का इंटेस्टाइन छोटा होगा, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल जब ये फ्रॉग खाना को खाएगा, इंसेक्ट को खाएगा, तो सबसे पहले बाइलोब्ड टंग से उसको पकड़ेगा, व्हाइट कर देते हैं, ठीक है बेटा। सबसे पहले क्या करेगा, बाइलोब्ड टंग से सबसे पहले क्या लेके आया, बाइलोब्ड टंग, इसके मदद से उसने इंसेक्ट को कैच कर लिया, ठीक है। अब यहां से जो इंसेक्ट है वो चला गया उसके कहां पे, माउथ में चला गया, माउथ में बकल कैविटी में चला गया। कहां चला गया बेटा, बकल कैविटी में, माउथ में चला गया। अब बकल कैविटी से चला जाएगा फैरिंग्स में, बकल कैविटी से कहां चला गया, फैरिंग्स में। अब ये तीनों चीजें इस फिगर में नहीं दी हुई एनसीईआरटी के फिगर में, लेकिन बेटा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट में लिखा है, तो इसीलिए बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है। अब फैरिंग्स के बाद इसोफेगस में आया, अब ये टॉपिक यहां से आया। फैरिंग्स के बाद वो भोजन कहां पे पहुंच गया आपका बेटा, इसोफेगस में पहुंचा, ठीक है ना। अब ये एनसीईआरटी का फिगर लेके चलेंगे, इसोफेगस से चले हम लोग। तो देखो यहां देखना, ये लीवर नहीं है अभी, यहां पे पहले इसोफेगस, इसोफेगस के बाद कहां पे आ गया, स्टमक में आ गया, ठीक है, दूसरे नंबर पे आ गया। तो इसोफेगस के बाद बेटा कहां पे आ गया, स्टमक में आ गया, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हाँ, डाइजेशन हम पढ़ेंगे कैसे होगा बाद में, पहले समझ लो प्रोसेस, समझ लो कैसे सीक्वेंस में चलते हैं हम लोग। अब क्या है, अब देखो यहां पे स्टमक के बाद यहां पे, तो यहीं पर कहीं लीवर होता है, जो हम अपने डायग्राम में बनाएंगे, इधर है नहीं बना हुआ, इधर लीवर को यहां पे दिखा दिया है, ठीक है, बस समझो। स्टमक के बाद वो भोजन ये ड्यूडेनम में आ गया, ये सी शेप का ड्यूडेनम, जिसको इंटेस्टाइन का पार्ट कहा गया, ठीक है। तो थर्ड नंबर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये हो गया। यहां के बाद 4 नंबर में कहां पे आ गया बेटा, रेक्टम में आ गया। 5 नंबर कहां पे आ गया, क्लोका में आ गया। और 6 नंबर आ गया क्लोकल एपर्चर में। ये एनसीईआरटी का सीक्वेंस है फिगर का, ठीक है। तो देखो स्टमक हो गया, स्टमक के बाद अगर बात करेंगे तो इंटेस्टाइन, एनसीईआरटी को लेके चलते बेटा, पहले इंटेस्टाइन में आ गया। इंटेस्टाइन के बाद क्या दे रखा है, रेक्टम दे रखा है बेटा। रेक्टम के बाद क्या दे रखा है, क्लोकल एपर, सॉरी क्लोका दे रखा है भाई, क्लोका। इसके बाद क्या दे रखा है,
क्लोका, और क्लोका के बाद दे रखा है बेटा क्लोकल एपर्चर। ये एक सीक्वेंस है ना, इस तरह से। अब क्लोकल एपर्चर से 40 कहां निकल जाएगा बाहर। फिगर समझ में आया कि नहीं आया? एनसीईआरटी का ये फिगर समझ में आया, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला कैसे ये सीक्वेंस चल रहा है। इसने क्या किया ना, इसके ऊपर का नहीं बताया, बट स्टेटमेंट लिखा है एनसीईआरटी में, अपन लोगों ने लिख लिया कि पहले टंग है, टंग से भोजन को पकड़ा, इसका काम क्या, इंसेक्ट को कैच करना। दांत है नहीं इसके माउथ में, दांत नहीं होता ये, है ना। अब क्या हुआ, ये आराम से निकल गया बकल कैविटी, बकल कैविटी से कहा फैरिंग्स, फैरिंग्स से ईसोफेगस, ईसोफेगस से दे रखा है ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद कहा गया बेटा क्लोका, और क्लोका से क्लोकल एपर्चर। ये क्लियर हो गया लाइन कैसे कैसे यहां से बाहर निकल गया। अब इसी को हम देखेंगे अपने फिगर से। तो अब अगर इसको आप समझो ऐसे, देख बेटा ऐसे अगर समझो तो देखो क्या पता चलेगा। अच्छा देख क्या है वो समझो। कहता है क्या कि यहां पे स्टमक आ गया ना, यहीं पर लीवर अपना इंजाइम लेके आता है, लीवर अपना इंजाइम लेके यहीं पे आया, कहां पे, स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, ये समझना है हम लोग। तो ये एनसीईआरटी के फिगर के अकॉर्डिंग था। अब हम लोग अपना फिगर बनाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, पहले ये बताओ। चलो क्लियर हो गया, आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो, आओ अब बनाते हैं हम लोग अपना फिगर आसान सा। सबसे पहले क्या हो गया बेटा, ये बायलोब्ड टंग हो गया, तो बायलोब टंग बनाते। ये देखो पंजा, ये हो गया बायलोब्ड टंग। ठीक है, बायलोब्ड टंग से क्या किया, तो इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं। ये हो गया बेटा बायलोब्ड टंग, जिसके मदद से क्या किया इसने, कैच इंसेक्ट, इंसेक्ट को पकड़ा। अब ये बायलोब्ड टंग माउथ में ओपन हो गया, तो यहीं पे हम दिखा देते हैं बकल कैविटी। दांत तो है नहीं, निकल जाएगा। ठीक है, टीथ एब्सेंट है, टीथ एब्सेंट। अब आओ, भोजन को निकल गया। अब बकल कैविटी से वो भोजन सीधे कहां गया बेटा, फैरिंग्स में, फैरिंग्स में गया। फैरिंग्स से कहां चला गया, फैरिंग से चला गया कहां पे, ईसोफेगस में। शॉर्ट ईसोफेगस है बेटा, शॉर्ट साइज है इसका। अब ईसोफेगस का जो ओपनिंग है वो कहां पे हो गया, आपको डायरेक्ट स्टमक में हुआ। कहां पे हुआ बोलो, स्टमक में हुआ। यहां स्टमक बनाते हैं, देखो यहां पे ये बड़ा सामने स्टमक बना दिया। ठीक है, अब गौर देना यहीं पे समझने वाली बात है। यहीं पर क्या है ना, लीवर आया है, तो मान लो कि ये लीवर हो गया ऐसे, यहीं पे क्या करेंगे, स्टमक हो गया, अब यहीं पे लीवर आएगा। लेकिन देखो प्रॉब्लम कहां पे आती है वो समझना। जैसे लीवर तक तो पहुंचे, एक मिनट रुक जाओ, रुक जा बेटा, हम इसको बनाते हैं अच्छे से। यहां देखो, ये बायलोब टंग हो गया। ठीक है, ये हो गया क्या, शॉर्ट ईसोफेगस। यही क्या हो गया बेटा, स्टमक। तो ये हो गया आपका बायलोब्ड टंग।
फिर कहां पे आ गया, बकल कैविटी, फैरिंग्स, फैरिंग्स के बाद कहां पे आ गया, ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद आ गया बेटा स्टमक। ठीक है, अब देखो स्टमक से यहीं से आपको आ गया इंटेस्टाइन, ये रहा, ये रहा क्या आपको ड्यूडेनम। अब एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं किया, बट ड्यूडेनम इंटेस्टाइन हो गया। अब यहीं पर आपका विलाई और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, विलाई एंड माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगा, जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो इसमें जेजेनम इलम जैसा कुछ है नहीं, तो जो ड्यूडेनम है वही है। तो यहीं पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, अब यहीं से आपका ये ऐसे बड़ा हो गया, और ये आपका जो बेटा ये चला गया आपको क्या, रेक्टम में। रेक्टम जहां पे ओपन हुआ, रेक्टम जहां पे ओपन हुआ उसको कह दिया गया क्लोका, और ये क्लोका जहां ओपन हुआ इसको कहा गया क्लोकल एपर्चर। यही था ना। अब सुनो लीवर का कहानी कहा है, इस जगह पर लीवर आके मिलता है। तो आप यहां पे क्या करो, यहां से एक पाइप निकलेगा बेटा, यहीं से एक पाइप, और इसमें ना छोटी सी पेनक्रियाज जैसी भी लाइनिंग होती है। तो ये आपको यहां से देखना, यहां पे देखो, यहीं से ऐसे करके पाइप निकला हुआ है, और ये क्या हो गया भाई, लीवर हो गया। ये क्या हो गया, लीवर हो गया। और यहीं से कनेक्ट होगा बेटा क्या, गॉल ब्लैडर। तो ये लीवर हो गया, और ये क्या हो गया, काम बिल्कुल सेम है जैसा ह्यूमन में होता था ना, एज इट इज वही है। लीवर बाइल जूस सिक्रेट करेगा, गॉल ब्लैडर स्टोर करेगा और वो निकालना। लेकिन अब देखो इसके पाइप के बारे में, ये हो गया क्या, अब मान लो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट। तो इस वाले को हमने क्या कहा, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। और इस वाले को हमने क्या नाम दिया, इस वाले पाइप को, ये जो पाइप आया लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये पाइप को हमने कह दिया बेटा राइट हेपेटिक डक्ट। ये दोनों पाइप आ गया। गॉल ब्लैडर का जो पाइप है इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। ये सब ओपन हुआ एक में, जिसको हमने कहा कॉमन बाइल डक्ट। अब एनसीईआरटी में कॉमन बाइल डक्ट तक ही लिखा है, ठीक है, जबकि ये थोड़ा गलत है, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है कि जो कॉमन बाइल डक्ट है वो जब ओपन होता था, याद करो, उसको हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट कहते थे, है ना। लेकिन एनसीईआरटी में कॉमन बाइल डक्ट ही लिख करके छोड़ दिया, उसने लिख दिया कि कॉमन बाइल डक्ट है, यही डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, ऐसा लिखा है उसने। अब यहीं पर मान लो ना बेटा, बना लो पेनक्रियाज जैसा कुछ, ठीक है। तो उसने क्या किया, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट ना लिख करके उसका नाम कॉमन बाइल डक्ट ही छोड़ दिया। तो हम लोग हालांकि पढ़ तो लेते हैं वही, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये कॉमन बाइल डक्ट देखो ओपन होगा, तो ये जो पाइप, इसको हम लोग हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट बोलेंगे। इसको अगर हम दिखाए आपको, इसको अगर दिखाए तो ये होना चाहिए बेटा हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, क्योंकि पेनक्रियाज और लिवर दोनों से जूस लेके जा रहा है। बट एनसीईआरटी ने इसको क्या कह दिया, कॉमन बाइल डक्ट। उसने यही कह के छोड़ दिया, उसने कहा कि कॉमन बाइल डक्ट है जो डायरेक्ट ओपन हो जाता है जाके कहां पे, आपको ड्यूडेनम वाले एरिया में, जहां डाइजेशन भी होगा, एब्जॉर्प्शन भी। तो इसलिए हम लोग वही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये पता चला डाइजेशन का क्या है। अब सेम काम ह्यूमन के जैसा, यहाँ पे ट्रिप्सिनोजेनेट सिक्रीट होगा जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा, जैसे एज इट इज ह्यूमन, जैसे ह्यूमन में होता था, जैसे ह्यूमन में प्रोटीन का डाइजेशन होता था वैसे यहाँ भी है, जैसे वहां पर लीवर काम करता था वैसे फ्रॉग में भी है। लीवर का काम क्या था, बाइल जूस को सिक्रीट करना, और बाइल जूस इमल्सिफिकेशन करता था फैट का, उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ता था। सेम वही काम फ्रॉग में भी हो रहा है, फ्रॉग में भी सेम वही काम बाइल जूस कर रहा है। और लीवर ने जो बाइल जूस बनाया, उस बाइल जूस को स्टोर किसने किया, गॉल ब्लैडर ने।
एज इट इज ह्यूमन, जैसे ह्यूमन में होता था वैसे ही यहाँ भी है। तो गॉल ब्लैडर में स्टोर हो गया बाइल जूस और यहां से फिर निकल के गया, सेम ह्यूमन के जैसा ही पूरा फंक्शन चलता है इसका। ठीक है, पता चला कि नहीं चला? अब यहीं पर आपको प्रोटीन को डाइजेशन करने के लिए निकलेगा ट्रिप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, याद कीजिए। तो सेम यहां पर भी वही सारा प्रोसेस यहां भी अप्लाई होगा। फर्क इतना है कि यहां पर इंटेस्टाइन छोटा, शॉर्ट इंटेस्टाइन। अब देखो यहाँ पे हम लोग का जो इंटेस्टाइन है ड्यूडेनम, जेजेनम, इलम में डिवाइड था, है ना। यहाँ पर सिकम, कोलोन, रेक्टम था, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इंटेस्टाइन एक ही में खत्म हो गया, शॉर्ट इंटेस्टाइन है। ये लाइन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चल अब देखो, ये लाइन जब क्लियर हुआ, एक मिनट बेटा, यहीं पर एक पेज को ऐड करते हैं, देखना यहीं पर समझना। हम कुछ बात को क्या लिख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट बात है डाइजेशन के रिगार्डिंग, डाइजेशन के रिगार्डिंग जो कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो समझना। पहला क्या लिखेंगे? शॉर्ट इंटेस्टाइन, शॉर्ट इंटेस्टाइन बिकॉज दे आर कार्निवोरस, शॉर्ट इंटेस्टाइन बिकॉज दे आर कार्निवोरस, क्योंकि कार्निवोरस है इसलिए इंटेस्टाइन शॉर्ट है। इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू ड्यूडेनम एंड रेक्टम, ड्यूडेनम एंड रेक्टम। बात क्लियर हुआ? इंटेस्टाइन दोनों में, ड्यूडेनम और कहां है? रेक्टम में है। लीवर क्या करेगा? फ्रॉग का जो लीवर है वो बाइल जूस सिक्रीट करेगा। लीवर सिक्रीट बाइल जूस, और ये बाइल जूस क्या करेगा? हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन का मतलब समझते हैं क्या हुआ? छोटे छोटे टुकड़े में, जैसे मान लो ये फैट का बड़ा टुकड़ा है, सपोज करो ना कि ये फैट का बड़ा बड़ा टुकड़ा है, तो ये क्या करेगा? ये जो बाइल जूस जब यहां पे एक्ट करेगा, इमल्सिफाइड कर देगा, इसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देगा। इसी को बोलते हैं बेटा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, तो ये काम किसका हो गया? लीवर का हो गया। इंटेस्टाइन छोटा था तो ड्यूडेनम में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा, सारा चीज एब्जॉर्प्शन होगा यहीं पे, और फिर इधर से क्लोकल एपर्चर और फिर क्लोका के द्वारा क्या होगा? बाहर आ जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे डाइजेशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये डाइजेशन का काम खत्म हो गया बेटा। ठीक है, फ्रॉग के डाइजेशन का। अब हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम पे आएंगे। क्लियर हो गया? चलो अब रिस्पायरेटरी सिस्टम है फ्रॉग का। अब समझो यहाँ पे, अगर हम फ्रॉग के रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें तो तीन तरह का रिस्पायरेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा फ्रॉग में। कौन कौन हो गया वो समझो पहले। जैसे इसमें अगर बात करें तो पहला जो हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्रॉग में क्या है ना, जैसे वो ऐसा लोग पढ़ते हैं कि तीनों तरीके से वो सांस लेता, नहीं ऐसा हम लोग कहते हैं कि इट कैन रिस्पायर थ्रू। देखो ऐसा कुछ बुक्स में भी आपको दिख जाएगी, कुछ बुक्स में भी आपको दिख जाएगी, दे कैन रिस्पायर थ्रू, तीनों दिखेगा आपको, है ना। जैसे कि मान लो एक दिख गया क्या? एक दिख गया स्किन के द्वारा, दूसरा गिल्स के द्वारा, और तीसरा आता है लंग्स। तो बच्चे को कई बार क्या लगता है ना कि तीनों तरीके से फ्रॉग जीवन भर सांस लेता ही रहता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार, तीनों तरीके से लेता ही नहीं वो सांस। अब देखो कैसे, समझना बात को। जैसे कह रहा है कि स्किन हो गया तो, और गिल्स हो गया, लंग्स हो गया, तो फ्रॉग का जो स्टेज है ना वो कैसे डिवाइड होता है वो देखो। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्रॉग की तो वो पहले एक्वेटिक है, एक्वेटिक, और एक्वेटिक से फ्रॉग कहां पे आता है? लैंड पे। तभी तो हम लोग इसको एम्फीबियन बोलते हैं, है ना, दोनों जगह करता है। तो जब ये पानी में होगा बेटा तब ये रिस्पायर कैसे कर सकता है? स्किन एंड गिल्स। जब ये जमीन पे आ जाएगा तो रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ बेटा, थोड़ा सा आपको हम और क्लियर कर दे इसको ताकि आपके लिए आसान हो जाए। कहता है पानी में जो है ना उसका लार्वा स्टेज रहता है, इसको टैडपोल बोलते हैं। टैडपोल क्या है? तो लार्वा स्टेज ऑफ फ्रॉग, ये लार्वा स्टेज है। अब यही टैडपोल डेवलप होकर के एडल्ट फ्रॉग बन जाएगा। क्या बन गया ये बेटा? एडल्ट फ्रॉग बन गया। अब समझना,
ये तो मैच्योर हो गया ना, ये लार्वा स्टेज था। तो जो लार्वा स्टेज वो पानी में रहता है और जो एडल्ट है वो कहां रहता है, जमीन पे रहता है। अब देखो, अब यहीं से क्लियर होगा, जब टैडपोल पानी में रहता है तो ये सांस कैसे लेगा, स्किन एंड गिल्स। सांस लेने के लिए इसके पास स्किन और गिल्स, लेकिन जब ये जमीन पर आ गया तब ये सांस के लिए यहां भी स्किन का यूज करेगा, बिल्कुल करेगा, और यहां पे अब ऐड हो जाएगा लंग्स। मतलब जब फ्रॉग टैडपोल होगा, जब लार्वा स्टेज में होगा, तब वो सिर्फ गिल्स से सांस लेगा पानी के अंदर, और स्किन, लंग्स नहीं है। लेकिन जैसे यही जब एडल्ट हो जाएगा, जब बड़ा मेढक बन जाएगा, तब ये जमीन पे आ जाएगा, तो गिल्स इसके पास डिसअपियर हो जाएगा, और तब इसके पास क्या आ जाएगा, लंग्स और स्किन। स्किन तो कॉमन है दोनों, लंग्स आ गया। अब क्लियर हुआ, अब समझो। यहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, ठीक है ना। अब समझना, अगर ये स्किन के द्वारा सांस लेगा, इसी को क्यूटेनियस रिस्पायरेशन बोलते हैं, है ना, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। गिल्स के द्वारा ले रहा है, पल्मोनरी रिस्पायरेशन बोल दिए। अब देखो यहीं पे, यहां तक समझे ना। अब आपको हम ले चलते आगे, बेटा हमने फिगर लेके रखा है जहां से आपको समझना आसान हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यहीं पे देखो, अच्छा ठीक है बेटा, देखो यहां पे, यहीं पे समझो। तो देखो यहां पे क्या है, ये हो गया आपको टैडपोल, ये हो गया क्या आपको टैडपोल। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। और ये हो गया एडल्ट फ्रॉग, जो मैच्योर है। एडल्ट का मतलब क्या हो गया, जो बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया। अब समझो, ये टैडपोल है। अब सुनना टैडपोल का क्या स्टोरी है। पानी में है ये, कंप्लीटली एक्वेटिक, ठीक है। रिस्पायर थ्रू स्किन एंड गिल्स, ठीक है। स्किन और गिल्स से सांस ले गई। थर्ड पॉइंट, अगर ये स्किन से सांस लेगा, इफ ब्रीथ थ्रू स्किन, ऐसे उनको एकदम शॉर्ट कर देते हैं। अगर ये फ्रॉग, देखना, स्किन से सांस लेगा, अगर स्किन से अगर ये सांस लेगा, तो स्किन से कौन सा प्रोसेस से होगा बेटा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के द्वारा स्किन से ब्रीथ करेगा, और इसी टाइप के रिस्पायरेशन को हम क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। मतलब कहता है, अगर फ्रॉग स्किन से सांस ले रहा है, तो डिफ्यूजन के द्वारा जो गैस है वो क्या होगा, अंदर जाएगा उसके बॉडी के, और डिफ्यूजन के द्वारा बाहर आएगा। तो वैसे रिस्पायरेशन को हमने क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहा। अगर ये पानी में गिल्स के द्वारा सांस ले रहा है, अगर गिल्स के द्वारा सांस ले रहा है, ठीक है ना। तो अब गिल्स के द्वारा ले रहा है यार, तो ये क्या हो गया आपको, पल्मोनरी रिस्पायरेशन, ठीक है। अब आते हैं इस पे, तो कहता है ये क्या होगा, ये जमीन पर आता है बेटा, तो इसको हम टेरेस्ट्रियल बोल देते हैं। बट नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली। अब यहां से समझना बात को, क्या कह रहा है कि मतलब जो एडल्ट फ्रॉग है ना, वो जमीन पे रहता है, बट पानी इसलिए चाहिए ताकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सके। मेन पर्पस ये है। अगर हम फिर आगे देखें इसके बारे में ही, तो बकोफेरेंजियल रिस्पायरेशन भी करता है ये।
बकोफेरेंजियल respiration with the help of बकल कैविटी माउथ। ये आपका रिस्पायरेशन का था, ठीक है ना। तो दो तरह की से हो गया, जब वो पानी में था तो कैसे सांस ले रहा था, स्किन से, है ना, और गिल से। जमीन पे आ जाएगा तो लंग्स से सांस लेगा बेटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, लंग्स, ठीक है। और ये आपका पूरा फ्रॉग का रिस्पायरेशन था। तो कैसे फ्रॉग सांस लेगा सॉरी, कैसे सांस लेगा और किस किस स्टेज में, वो क्लियर हो गया ना क्लियर है ये पूरा पॉइंट। चलो इसको फटाक से नोट कर लो आप लोग, हो गया। अब आगे, अब हमारा जो एक और टॉपिक बच गया बेटा, वो क्या है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग। यहां पर अभी क्या करेंगे हम लोग, पहले हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, हार्ट के बारे में, और तब हम लोग ब्लड के बारे में करेंगे। पहले देखो हार्ट के बारे में, तो ये तो आप लोग को पहले से पता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है। कैसा हार्ट प्रेजेंट है, 3 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट, 3 चैम्बर इसके हार्ट में। 3 चैम्बर का मतलब क्या हो गया बेटा, अगर आप देखोगे तो 2 हो गया ऑरिकल, ये एट्रियम भी बोलते हैं, एंड 1 वेंट्रिकल, यही इसके पास प्रेजेंट है। तो फ्रॉग के पास सांस तो लेता है ये, तो इसके पास क्या प्रेजेंट है, 2 ऑरिकल या एट्रियम, और एक क्या प्रेजेंट है बेटा, वेंट्रिकल। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बात। ये अब यहां भी देखो फिगर को अगर देखते हैं हम लोग, अगर फिगर को देखते हुए काम करेंगे तो हमको फिगर में भी ये साफ साफ बेटा नजर आ रहा है। एक ये हो गया ऑरिकल, एक ये हो गया 2, और ये एक पूरा क्या हो गया, वेंट्रिकल, ये पूरा वेंट्रिकल हो गया। तो 3 चैम्बर हो गया, बाकी तो पाइप। अब देखो यहां पे अगर इसके फिगर को हम देखते हैं ना, मान लो अगर इसके फिगर को हम ड्रॉ करेंगे तो देखना क्या होगा। मान लो ये हार्ट हो गया इसका, रुक जाओ, हम ना फिगर को बना देते हैं आपको अच्छे से। पहले इसको नोट कर लो, ये नोट हो गया क्या आपका, ठीक। देखो हम फिगर, ये फिगर को हम आसान करके आपको समझाते हैं। यहां देखो, ठीक है। इस तरह से बेटा देखना, फिगर को ध्यान से देखिएगा कैसे बना रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो 3 हो गया ना, एक हो गया ये, तो इसको अगर हम मानेंगे तो ये क्या हो गया, लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये क्या हो गया बेटा, राइट एट्रियम, और ये सॉरी यहां पे एक ही वेंट्रिकल होता है, गलती से ये डिवाइड कर दिया हमने, ये एक क्या हो गया, वेंट्रिकल। है ना, ये एक क्या हो गया आपको, वेंट्रिकल हो गया।
ऐसा हो गया। अब देखो यहां पे, इसमें जब कोई भी ब्लड आएगा तो सब यहीं पे आके जमा होगा ना, इसको हम समझेंगे कैसे कैसे ये होगा वो समझना, इसको अब अच्छे से समझना है। पहले ये तो पता चल गया 3 चैम्बर हार्ट होता है, लेकिन अब जो मेन हमको समझना है कि सर ये ब्लड का फ्लो कैसे होता है। 3 चैम्बर हार्ट ये पता चल गया, लेफ्ट एट्रियम किसको बोलेंगे, राइट एट्रियम, वेंट्रिकल कौन कौन हो गया पता चल गया। ये ब्लड का है, तो किससे कौन सा ब्लड जाता है, कैसे फ्लो करता है, ये आपको पता होगा तो हम बता ही रहे आपको। देखो यहां पे आप यहां पर देखो, खैर यहां तो ये कॉर्नस आर्टरियोसस दिया है ना, ठीक है, इसको हम देखते हैं, और ये साइनस वेनसस दिया है, ठीक है कोई बात नहीं। हम देखो यहां पे इसको हम ऐसे आपको बताते हैं। मान लो कि ये फ्रॉग का हार्ट हो गया, ये वाला, ये फ्रॉग का हार्ट है, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं। ये लेफ्ट एट्रियम है, अब आपने नोट कर ही लिया होगा कि क्या है ये लेफ्ट एट्रियम है, और कौन वेंट्रिकल, ये आपको बहुत अच्छे से अब पता चल गया। अब क्या है कि इसमें ब्लड आएगा, तो ब्लड मान लो आएगा किधर से, वेना कावा से, तो जो वेना कावा बॉडी के नीचे से ब्लड लेके जाएगा बेटा उसको इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं, और जो बॉडी के ऊपर से लेके आएगा उसको सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं। तो वेना कावा से जो ब्लड आएगा, ये वेना कावा से जो ब्लड आएगा, ये वेना कावा से जो ब्लड आएगा, ये ब्लड हार्ट में इंटर करने से पहले एक अलग चैम्बर में बेटा इंटर करेगा, ठीक है ना, ये चैम्बर में इंटर करेगा। इसी को हमने क्या नाम दिया, जो नाम अभी पीछे हमने आपको दिखाया, जो आपके एनसीईआरटी मेंशन है, साइनस वेनसस। तो याद रखना एक बात को, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हार्ट में इंटर कर रहा होगा, जब फ्रॉग के हार्ट में डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होगा, तो हार्ट में घुसने से पहले कौन से किसमें जाएगा, साइनस वेनसस में, और साइनस वेनसस के बाद ये इंटर करेगा राइट वाले में। ये क्लियर हुआ। अब इसकी बात करते हैं, तो यहां पे ब्लड आ गया। अब देखना ध्यान से, ये डिऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आ गया, इसमें, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी किसमें आ गया, इसमें। चलो देखो देखो ये हो गया क्या, साइनस वेनसस। तो इसमें डिऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम रेड से दिखाते हैं, मान लो ये आपको पूरा बेटा डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हुआ, इसमें भर गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं, येलो से दिखाते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी इसमें आके क्या हो गया, बढ़ गया। तो देखो ध्यान से, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट है एट्रियम में, इधर भी सेपरेट है 2 चैम्बर में, बट जैसे वेंट्रिकल में पहुंचा, ऑक्सीजनेटेड और डिऑक्सीजनेटेड दोनों क्या हो गया, मिक्स हो गया। यहां पर कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहां पर कैसा ब्लड है, यहां पे दोनों मिक्स हो गया, बोथ ऑक्सीजनेटेड प्लस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेंट्रिकल में दोनों तरह का ब्लड प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम बात करें इस वाले चैम्बर की, तो इसमें सिर्फ कैसा ब्लड प्रेजेंट है बेटा, इसमें प्रेजेंट है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। राइट वाले में इधर डीऑक्सी, इधर ऑक्सी, दोनों इसमें आके मिल गया, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां से ब्लड को बाहर जाना है, तो अब यहां से जो ब्लड बाहर निकलेगा ऐसे करके, तो जैसे बाहर निकलेगा तो आर्टरीज में जाने से पहले यहां पर क्या होगा, एक और चैम्बर होगा, जिसको हमने क्या नाम दिया, कोरोनस आर्टरियोसस। देखना यहां पे देखो, ये रहा कोर्नस का गया, ये रहा कोर्नस आर्टरियोसस, ये वाला, ये रहा कोर्नस आर्टरियोसस। क्लियर हुआ। तो अब हमको एक बात तो क्लियर हो गया भाई, क्या क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ, तो अब उसको देखो हम लिख के आपको बता रहे क्या क्लियर हुआ, समझना। देखो यहां पे समझना, यहां पे सबसे पहले क्या हुआ, तो वेना कावा, मान लो सुपीरियर वेना कावा हो गया आपको। सुपीरियर वेना कावा का मतलब क्या हो गया बेटा, जो बॉडी के ऊपर से ब्लड लेके आएगा, और एक हो गया आपको इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा का मतलब क्या हो गया, जो बॉडी के नीचे से ब्लड को लेके जाएगा। ये दोनों ब्लड आया, अब सुनना, सबसे पहले ये दोनों ब्लड कहां पे गया आपको, साइनस
देखो आप, ये ब्लड यहां पे कहां पे आ गया, साइनस वेनसस में, ये आ गया साइनस वेनसस में। सबसे पहले यहां पे ब्लड आ गया, ये सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चल रहा है। अब साइनस वेनसस से ये घुसेगा चैम्बर में, तो कौन किस में घुसा, राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम से बेटा कहां चला गया, ये वेंट्रिकल में। ये सब में कैसा ब्लड चल रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होगी। ठीक है, अब गौर से देखना, अब इसको चेंज करते हैं हम लोग, रेड करते हैं। अब क्या हुआ, इधर से भी आ रहा है ना ब्लड, इधर से भी ब्लड आ रहा है, तो इधर से जो ब्लड आ रहा है बेटा वो सीधे किसके द्वारा आ रहा है, याद करो किधर से, ठीक है, इधर से जो आएगा वो आएगा पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के बेटा लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा। कहां पहुंचा, लेफ्ट एट्रियम से ये जो ब्लड है ये सीधे कहां पहुंचा आपको, वेंट्रिकल में। यहां पर आने के बाद एक बात तो हमको क्लियर हो गया कि यहां पे आने के बाद दोनों ब्लड मिल गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी मिल गया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी मिल गया। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, इसके आगे अब समझाते हैं। अब जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल से निकलेगा, जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल से निकलेगा वैसे ही सबसे पहले वो कहा जाएगा, कोरोनस आर्टरियोसस में। कहा गया, कोरोनस आर्टरियोसस में। और कोरोनस आर्टरियोसस के बाद ये आपको कहां पे जाएगा बेटा, अब ये जाएगा आपको अरोटा में, और अब अरोटा से कहां चला जाएगा ये ब्लड, बॉडी में। फिर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहां चला जाएगा आपको, इधर। ठीक है, तो इधर क्या पे आ गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब देखो बॉडी से फिर कैसा ब्लड उठ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये पूरा पाथ है, ये पूरा समझना पड़ेगा आपको कैसे कैसे हुआ। तो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया पहले इस वाले चैम्बर में, इस वाले चैम्बर से राइट में, फिर वहां से डीऑक्सीजनेटेड वेंट्रिकल में चला गया। अब पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड गया लेफ्ट एट्रियम में, यहां से ऑक्सीजनेटेड गया वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकल में दोनों ब्लड मिल गया, इधर सेपरेट इधर सेपरेट, यहां मिक्स हो गया। ये मिक्स ब्लड ही बेटा आप समझो, यहां पे मिक्स ब्लड ही इसमें चलेगा, O2 प्लस CO2। हम लोग लिखते हैं ऐसा नहीं है, बट आपको बता रहे हैं मिक्स ब्लड ही जाएगा, लेकिन इस मिक्स ब्लड से सिर्फ ऑक्सीजन चला जाएगा बॉडी में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो यहीं से पास करके कहां चला जाएगा, इस पाइप में। ठीक है ना, अब देखो यहां पे, अब ये हुआ ना क्लियर। अब देखो यहां पे ये आपका हो गया, तो कैसे कैसे ब्लड का फ्लो हुआ पता चल गया। तो ये पूरा बेटा समझेंगे एक तरह से। तो ये मिक्स ब्लड, वेंट्रिकल में कैसा ब्लड, मिक्स ब्लड है, यहां से मिक्स ब्लड गया। ठीक है, तो इधर से ऑक्सीजनेटेड आया, सॉरी इधर से डीऑक्सीजनेटेड आया, इधर से ऑक्सीजनेटेड आया, सेपरेट सेपरेट, वेंट्रिकल में आके मिक्स हो गया, यहां मिक्स ब्लड हो गया। अब यहां से मिक्स ब्लड गया और यहां से बॉडी में ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, फिर इधर, और ये पूरा साइकिल चलता रहा। क्लियर हो गया ना बेटा। तो ये आपका फ्रॉग का था रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो फ्रॉग का जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, एक बार समझना, क्लियर हो गया ना आपका। हार्ट का भी टॉपिक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। देखो यार ये वाला जो फिगर था, अब आप एनसीईआरटी के फिगर से एक बार समझ लो, हालांकि अभी हमने समझाया बट फिर से समझो एक बार। कैसे था, ये वाला चैम्बर है, तो इसमें वेना कावा से ब्लड आया इस वाले चैम्बर में, तो यहां से ब्लड चला गया इसमें आ गया ऑक्सीजनेटेड, चला गया इसमें, तो वेंट्रिकल में मिक्स ब्लड आ गया। ठीक है, अब ये मिक्स ब्लड बॉडी में जाएगा, तो बस चैम्बर का क्या करना है, अपने को नाम याद रखना बेटा सिर्फ, और कुछ वैसा टेंशन है नहीं। ठीक है, है ना, हमको सिर्फ क्या करना है, कैसे नाम याद रखना है। तो जो मिक्स ब्लड था वो ध्यान रखना कैसे कैसे गया, वो क्लियर हो गया ना। तो सबसे पहले हमको याद आ गया हार्ट का, तो हार्ट में ब्लड आया, चैम्बर का नाम याद रखिएगा। तो देखो कैसे याद रखिएगा, थोड़ा सा लिख देते हैं आपको। सबसे पहले देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको कौन कैरी कर रहा है बेटा? वेना कावा। वेना कावा के द्वारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहां पे पहुंच गया? याद करो, राइट एट्रियम में। सॉरी, पहले 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 राइट एट्रियम में पहुंचने से पहले बेटा कहां पहुंचा? तो चैम्बर का नाम अलग कलर से लिख देते हैं, याद रखिएगा। वेनसस में। इसके बाद इस चैम्बर से जब निकलेगा ब्लड, तब ये कहां पहुंचा? राइट एट्रियम में। कहां पहुंचा ये? राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम से कहां पहुंच गया? वेंट्रिकल में। बात क्लियर हुआ? ये सब डीऑक्सीजनेटेड जा रहा। अब देखो यहां पे पल्मोनरी क्या हो गया आपको? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचा? अब यहां पे चैम्बर नहीं आ रहा है, यहां से पहुंच गया ये सीधे कहां पे पहुंचा बेटा? ये सीधे कहां पहुंच गया? लेफ्ट वाले चैम्बर में, लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम से फिर ध्यान देना इस बात को, लेफ्ट एट्रियम से ये सीधा पहुंच गया कहां पे? वेंट्रिकल में। अब क्लियर हुआ? तो ये वाला रास्ता ऑक्सीजनेटेड लेके जा रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड। ये क्या लेके जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड। अब देखो, जैसे हम पहुंचेंगे उस वाले चैम्बर में, यहां तो दोनों मिक्स हो गया ना, यहां पे दोनों मिक्स हो गया, ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड भी। अब यहां से ये मिक्स ब्लड सबसे पहले कहां जाएगा? अब उस चैम्बर का नाम आपको फिर से हम लिख देते हैं अलग कलर से। सबसे पहले वो गया अब कॉर्नस आर्टरियोसस में। ठीक है, ये चैम्बर का नाम याद रखेंगे। अब यहां से बेटा कॉर्नस आर्टरियोसस से, रुक जाओ रेड से कर देते हैं, कॉर्नस आर्टरियोसस से अब ये यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा? चला जाएगा कहां पे? आपके अरोटा में। और अरोटा से कहां चला जाएगा? आपके बॉडी में। ये पूरा पाथवे हो गया। ठीक है, तो आपका ये 3 सेक्शन खत्म हो गया है ना। तो आपका ये तीनों खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में, और नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड लेक्चर आपका खत्म हो गया बेटा। आप इसको लिख लो फटाक से, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके। और जो थर्ड लेक्चर है वो फिर आपको आ जाएगा। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट।